नमस्कार। शनिवार 2 अगस्त 2025 की कुछ अहम भारतीय और वैश्विक सुर्खियों पर आज गहराई से बात करते हैं वनरी.न्यूज़ के सौजन्य से। हम यहाँ कोशिश करते हैं खबरों के पीछे जाने की, तथ्यों को समझने की, बिना किसी शोर शराबे या सनसनी के। बिल्कुल। और मकसद यही है कि इन तमाम खबरों में जो ज़रूरी बातें हैं, जो शायद पहली नज़र में छूट जाएं, उन पर गौर किया जाए, उनका मतलब समझा जाए। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली खबर से। ये जुड़ी है यूपीआई से, मतलब डिजिटल पेमेंट से। कुछ नए नियम आए हैं सुनने में। जी हाँ, ये यूपीआई सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हुआ ये है कि सिस्टम पर लोड काफ़ी बढ़ गया है। लोड बढ़ गया है, मतलब इतने ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। यूपीआई के सफलता ही कह लीजिए कि अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ने लगा है। तो इसी को मैनेज करने के लिए दो मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि रोज़ाना बैलेंस चेक करने की एक सीमा तय कर दी गई है, दिन में 50 बार। 50 बार? ये काफ़ी है वैसे तो, है ना? मतलब आम यूज़र शायद ही इतनी बार चेक करता होगा। हाँ, सामान्य यूज़र के लिए तो ये शायद काफ़ी है, लेकिन शायद कुछ बिजनेस यूज़र्स या वो जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक सीमा होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जो ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं, जैसे बिल पेमेंट वगैरह, हाँ हाँ, जो अपने आप कट जाते हैं पैसे। जी, उनको पीक आवर्स, मतलब जब सिस्टम पर सबसे ज़्यादा लोड होता है, उस समय से हटाकर किसी और समय, जैसे रात में या सुबह जल्दी, शेड्यूल करने की सलाह दी गई है। अच्छा, तो ये सब इसलिए ताकि सिस्टम धीमा ना पड़े और सबके लिए पेमेंट आसान बनी रहे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो छोटी से छोटी पेमेंट के लिए भी लोग यूपीआई पर निर्भर हैं। तो ये तेज़ी और भरोसा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से सिस्टम की मैच्योरिटी को भी दिखाता है। सही बात है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो रुपए के लिए कुछ अच्छी खबर लग रही है। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। जी, कल रुपया और डॉलर के मुकाबले करीब 47 पैसे मजबूत होकर 87.18 पर बंद हुआ। ये पिछले कुछ समय से जो दबाव बना हुआ था, उसमें थोड़ी राहत है। और ये मजबूती क्यों आई? कुछ खास वजह? देखिए, करेंसी मार्केट बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। हाल में अमेरिका ने जो कुछ टैरिफ्स वगैरह की बातें की थीं, उससे थोड़ी अनिश्चितता थी। शायद उस माहौल में ये थोड़ी स्थिरता का संकेत है। हो सकता है कुछ विदेशी निवेश आया हो या निर्यातकों ने डॉलर बेचे हों। और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? रुपया मजबूत होने से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। सबसे सीधा असर तो आयात पर पड़ता है। अगर रुपया मजबूत है तो बाहर से सामान मंगाना, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये सब थोड़ा सस्ता हो जाता है। अच्छा, तो महंगाई पर कुछ असर पड़ सकता है? हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो पड़ना चाहिए। खासकर इम्पोर्टेड आइटम्स की वजह से जो महंगाई बढ़ती है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। हालांकि ये असर तुरंत नहीं दिखता और कई और फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाँ, एक मजबूत रुपया अर्थव्यवस्था के लिए आमतौर पर अच्छा माना जाता है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक और खबर है जिसका शायद इसी से कुछ कनेक्शन हो। भारत में बने एप्पल आईफोन्स और कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका ने जो नए टैरिफ लगाए थे, उनसे छूट मिली है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अमेरिका ने हाल ही में कई देशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर 25% का नया टैरिफ लगाया था, लेकिन भारत में बने आईफोन्स और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे बाहर रखा गया है। ये तो मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़ी जीत हुई फिर। निश्चित रूप से ये भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इसका मतलब है कि भारत में बने ये प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में अपनी कीमत को लेकर प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। ये ना सिर्फ एप्पल जैसी मौजूदा कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि ये दूसरी कंपनियों को भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के तौर पर उभर रहा है और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है। तो ये सिर्फ टैक्स छूट नहीं, बल्कि एक तरह से भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मान्यता भी है। बिल्कुल, ये भारत सरकार की उन कोशिशों को भी बल देता है जो वो देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए कर रही हैं। और ये ऐसे समय में हुआ है जब कई कंपनियां चीन के अलावा दूसरे विकल्प तलाश रही हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। सही है। चलिए अब विषय बदलते हैं और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। गंगा नदी को लेकर आईआईटी की एक स्टडी आई है और उसके नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले लग रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक अहम खोज है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि गर्मियों के महीनों में जब नदी में पानी कम होता है, उस समय गंगा का जो प्रवाह है वो ग्लेशियरों के पिघलने से उतना नहीं आता जितना कि भूजल यानी ग्राउंड वाटर से आता है। सच में, हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि गंगा का मुख्य स्रोत हिमालय के ग्लेशियर हैं। हाँ, आम धारणा यही रही है और ये सच भी है कि ऊपरी हिस्सों में ग्लेशियर का योगदान महत्वपूर्ण है।
लेकिन इस स्टडी का कहना है कि खासकर मैदानी इलाकों में और गर्मियों में भूजल का योगदान ग्लेशियर के पिघले पानी से कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब गंगा के स्वास्थ्य के लिए क्या मायने हैं इसके? इसके बहुत गहरे मायने हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें गंगा को अविरल और निर्मल रखना है तो सिर्फ ग्लेशियरों को बचाने पर ध्यान देना काफी नहीं है। हमें नदी के आसपास के इलाकों में भूजल के स्तर को बनाए रखना, उसे रिचार्ज करना और उसे प्रदूषण से बचाना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो संरक्षण की पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ सकती है। जी, ये स्टडी गंगा बेसिन के वाटर मैनेजमेंट के लिए एक नई दिशा दे सकती है। हमें सोचना होगा कि हम जमीन के नीचे के पानी का प्रबंधन कैसे करते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर नदी के प्रवाह को खासकर सूखे मौसम में प्रभावित कर रहा है। ये हमारी सदियों पुरानी समझ को चुनौती देता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। चलिए अब एक राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम पर आते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की घोषणा हुई है। जी, चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की तारीख तय की है और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। ये एक मध्यावधि चुनाव है जो सामान्य स्थिति नहीं है। मध्यावधि क्यों? क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मध्यावधि में ही इस्तीफा दे दिया है। आमतौर पर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये चुनाव जरूरी हो गया है। अच्छा, और उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण होता है? ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो उनकी भूमिका विधायी कार्यों में भी काफी अहम होती है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद खाली होने पर वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं। इसलिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक और कानूनी मामले पर आते हैं जो काफी चर्चा में रहा है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है। जी, ये एक विशेष अदालत का फैसला आया है। प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं, उन्हें बलात्कार के एक मामले में दोषी पाया गया है। ये उन पर लगे कई यौन उत्पीड़न के आरोपों में से पहला मामला है जिसमें फैसला आया है। ये मामला काफी सनसनीखेज रहा था, है ना? कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे। हाँ, ये मामला काफी सुर्खियों में था और इसने काफी राजनीतिक विवाद भी खड़ा किया था। उन पर कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। इस फैसले को खासकर शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मतलब ये संदेश देता है कि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, न्यायिक प्रक्रिया का यही उद्देश्य होता है। ये फैसला इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो या प्रभावशाली परिवार से हो, कानून से ऊपर नहीं है। अभी आगे अपील वगैरह की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये पहला फैसला अपने आप में काफी अहम है। अब जरा सरकारी खजाने की सेहत पर नजर डालते हैं। सरकार का पहली तिमाही का राजकोषीय घाटा सामने आया है। जी, सरकार के जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक सरकार का राजकोषीय घाटा 3.22 लाख करोड़ रुपया रहा है। ये कितना है? मतलब पूरे साल के लक्ष्य का कितना हिस्सा है ये पूरे साल के लिए जो अनुमानित घाटा है उसका करीब 17.9% है। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार ले रही है। तो 17.9% पहली तिमाही में ये सामान्य है या चिंता की बात है? देखिए, साल की शुरुआत में खर्च अक्सर थोड़ा ज्यादा रहता है और आमदनी धीरे धीरे आती है, तो पहली तिमाही में घाटे का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा दिख सकता है। लेकिन इस पर नजर रखनी होगी कि आगे ये कैसा रहता है। सरकार का लक्ष्य होता है कि पूरे साल में घाटे को निर्धारित सीमा के अंदर रखा जाए। ये आंकड़ा अर्थव्यवस्था की सेहत, सरकार के उधार लेने की लागत और भविष्य की सरकारी योजनाओं के लिए फंड्स की उपलब्धता, इन सब पर असर डालता है। समझ गया। अच्छा, अब एक सामाजिक तनाव की खबर है पुणे से। वहाँ कुछ सांप्रदायिक झड़प हुई है। हाँ, पुणे के पास यवत गांव में 2 गुटों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत एक व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुई, जिसमें किसी दूसरे राज्य की एक घटना, जिसकी पुष्टि भी नहीं हुई थी, उसको लेकर कुछ भड़काऊ बात लिखी गई थी। ओह, मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज से इतनी बड़ी बात हो गई? जी, आजकल ऐसा हो रहा है लाइडर। इस झड़प में कथित तौर पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे ऑनलाइन गलत सूचना या अफवाहें कितनी तेजी से जमीनी स्तर पर तनाव और यहाँ तक कि हिंसा का कारण बन सकती हैं। ये बहुत चिंताजनक है। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कितना जरूरी है, ये इससे पता चलता है। बिल्कुल, और ये भी कि किसी भी जानकारी पर यकीन करने से पहले उसकी पुष्टि करना कितना अहम है, खासकर जब वो संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी हो।
प्रशासन के लिए भी ये एक चुनौती है कि ऐसी अफवाहों को फैलने से कैसे रोका जाए। सही कहा। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, असम की ओर। वहां सरकार ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। जी, असम सरकार ने गोलाघाट जिले में करीब 3000 एकड़ से ज्यादा अतिक्रमित वन भूमि को खाली कराया है। वहां बसे लोगों को हटाया गया है। 3000 एकड़, ये तो काफी बड़ा क्षेत्र है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? मुख्यमंत्री का कहना है कि ये उनके सरकार की अवैध बसावट के खिलाफ शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। ये कदम सरकारी और खासकर वन भूमि को वापस पाने के एक बड़े चल रहे अभियान का हिस्सा है। असम में भूमि और अप्रवास के मुद्दे काफी संवेदनशील और पुराने रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां बसे थे, उनका क्या उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था है? खबरों में अभी पुनर्वास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अक्सर ऐसे अभियानों में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि हटाए गए लोगों का क्या होगा। ये मानव अधिकारों से जुड़ा एक पहलू भी है। सरकार का कहना है कि वो कानून के अनुसार काम कर रही है, लेकिन इसका मानवीय पक्ष भी देखना जरूरी होता है। ये एक जटिल मुद्दा है जिसमें पर्यावरण, कानून और सामाजिक न्याय के पहलू जुड़े हुए हैं। ये वाकई जटिल है। चलिए अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए शायद अच्छी खबर नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की क्या स्थिति है? हाँ, ओवल विजय सीरीज का निर्णायक टेस्ट मैच चल रहा है। उसमें भारतीय टीम अपनी पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाई और 224 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 224? ये तो काफी कम स्कोर लग रहा है टेस्ट मैच के हिसाब से। जी, काफी कम है, खासकर इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। दूसरे दिन भारत के विकेट काफी तेजी से गिरे। अब मैच में भारत की स्थिति थोड़ी मुश्किल लग रही है। इंग्लैंड अब बल्लेबाजी कर रहा है और वो कोशिश करेगा एक बड़ी बढ़त लेने की। तो मतलब सीरीज जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इस पारी के बाद भारत बैकफुट पे जरूर आ गया है। गेंदबाजों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो इंग्लैंड को जल्दी आउट करे। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि गेंदबाज कुछ कमाल करें। अच्छा, अब पंजाब चलते हैं। वहाँ स्कूलों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है नशे के खिलाफ। जी, पंजाब सरकार ने स्कूलों के लिए भारत का पहला साक्ष्य आधारित यानी एविडेंस बेस्ड नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू किया है। साक्ष्य आधारित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पाठ्यक्रम उन तरीकों और सूचनाओं पर आधारित हैं जिनके असरदार होने के वैज्ञानिक प्रमाण हैं। मतलब ये सिर्फ उपदेश देने जैसा नहीं है, बल्कि इसमें वो तकनीकें और जानकारी शामिल हैं जो वास्तव में युवाओं को नशे के खतरों के बारे में जागरूक करने और उन्हें इससे दूर रहने मदद करने में कारगर साबित हुई हैं। ये तो काफ़ी अच्छी पहल लगती है, खासकर पंजाब में जहाँ नशे की समस्या काफ़ी गंभीर बताई जाती है। हाँ, ये पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ चल रहा एक बड़े अभियान का हिस्सा है। मकसद है कि युवाओं को छोटी उम्र से ही सही जानकारी मिले और वो नशे के चंगुल में फंसने से बच सकें। अगर ये पाठ्यक्रम सफल होता है तो ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब एक और राज्य से अच्छी खबर है, अरुणाचल प्रदेश से। वहाँ दिव्यांग छात्रों की मदद के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जी, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले एक स्कूल को ज्यादा आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। क्या मदद दी जा रही है? स्कूल को मिलने वाला सालाना अनुदान 1.4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल की लॉन्ग टर्म स्थिरता के लिए 5 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड भी बनाया जा रहा है। कॉर्पस फंड मतलब ये पैसा हमेशा रहेगा? हाँ, कॉर्पस फंड का मतलब होता है एक स्थायी निधि। इस फंड से जो ब्याज या आय होगी उसका इस्तेमाल स्कूल की ज़रूरतों के लिए किया जा सकेगा। इससे स्कूल को हर साल सिर्फ सरकारी ग्रांट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए एक बहुत सकारात्मक कदम है। ये वाकई सराहनीय है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिर से लौटते हैं। तो रूस ने कीव पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हाल के समय के सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। 28 मौतें, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, ये दिखाता है कि युद्ध किस हद तक बढ़ चुका है और आम नागरिकों को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस हमले के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को और ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने का वादा किया है ताकि भविष्य में ऐसे हमलों से बचा जा सके। तो मतलब युद्ध और लंबा खिंच सकता है? अभी तो कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत दिख रहे हैं और लड़ाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों के बावजूद शांति की राह मुश्किल लग रही है। ये स्थिति न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। सही कहा। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर अल साल्वाडोर से।
वहाँ राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की सीमा हटा दी गई है। जी, अल साल्वाडोर की नेशनल असेंबली ने एक संविधान संशोधन पारित करके राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल की सीमा को खत्म कर दिया है। पहले वहां कोई व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। और इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति नायब बुकेले, जो काफी लोकप्रिय हैं, अब चाहे तो अनिश्चित काल तक चुनाव लड़ सकते हैं और सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना जाता है ना? कार्यकाल सीमा इसीलिए होती है ताकि कोई एक व्यक्ति हमेशा सत्ता में ना रहे। हाँ, आलोचक यही चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश में तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है और लोकतंत्र कमजोर होगा। हालांकि बुकेले के समर्थक कहते हैं कि वो बहुत लोकप्रिय हैं और जनता उन्हें चाहती है तो उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। बुकेले अपनी अपराध विरोधी नीतियों, खासकर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। ये सत्ता के केंद्रीकरण का एक और उदाहरण लगता है। बिल्कुल, दुनिया भर में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां लोकप्रिय नेता कार्यकाल सीमाएं हटाकर या कमजोर करके अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर नजर रखनी होगी कि अल सल्वाडोर में आगे क्या होता है। और अब आखिरी खबर अमेरिका से। वहाँ रोजगार के आंकड़ों को लेकर कुछ विवाद हुआ है। जी, अमेरिका में लेबर डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, BLS, जो रोजगार, महंगाई वगैरह के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी करता है। हाल ही में BLS ने रोजगार के जो आंकड़े जारी किए वो उम्मीद से काफी कमजोर थे। मतलब नई नौकरियां उम्मीद से कम पैदा हुई। अच्छा, तो इसमें विवाद क्या है? आंकड़े तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। विवाद ये है कि इन आंकड़ों के आने के तुरंत बाद वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BLS के प्रमुख को उनके पद से हटा दिया। आंकड़े पसंद नहीं आए इसलिए हटा दिया। आरोप तो यही लग रहे हैं। अर्थशास्त्रियों और आलोचकों ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि BLS जैसी स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव डालना या उनके काम में दखल देना बहुत खतरनाक है। ये आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। हाँ, क्योंकि अगर सरकार आंकड़े ही अपने हिसाब से बनवाने लगे तो फिर सही आर्थिक तस्वीर कैसे पता चलेगी? बिल्कुल, ये सरकारी डेटा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था को समझने और नीतियां बनाने के लिए ये जरूरी है कि आंकड़े बिना किसी राजनीतिक दबाव के तैयार किए जाएं। इस घटना ने अमेरिका में काफी बहस छेड़ दी है। तो आज हमने काफी अलग अलग तरह की खबरें देखी। तकनीक, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, राजनीति, कानून, समाज, खेल, अंतर्राष्ट्रीय मामले, सब कुछ। जी हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे UPI के नियम टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़े हैं। मेक इन इंडिया की छूट वैश्विक व्यापार और राष्ट्रीय नीति का संगम है। गंगा की स्टडी पर्यावरण और हमारी समझ को जोड़ती है। और ये भी दिखता है कि कैसे एक छोटी सी ऑनलाइन पोस्ट जमीन पर तनाव पैदा कर सकती है, या कैसे एक दूर देश का युद्ध या किसी देश का आंतरिक फैसला भी हम पर असर डाल सकता है। बिल्कुल, और शायद आज की इन सारी बातों से एक चीज जो उभर कर आती है वो ये है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, वहां तथ्यों को वेरीफाई करना, उनके पीछे के संदर्भ को समझना और अलग अलग दावों के बीच सच को पहचानना कितना जरूरी और कितना मुश्किल होता जा रहा है। ये सच में एक चुनौती है। खैर, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से, जिसमें हमने सिर्फ तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना किसी लाग लपेट या अपनी राय दिए, श्रोताओं को आज की घटनाओं की एक साफ तस्वीर बनाने में कुछ मदद मिली होगी। और इस तरह की सीधी स्पष्ट खबरें आप जैसे जागरूक श्रोताओं की वजह से ही संभव हो पाती हैं। अभी ये सब कुछ मुफ्त है, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m. अगर आपको ये नज़रिया पसंद है और आप चाहते हैं कि ऐसी भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो www.oneread.news पर सब्सक्राइब करने पर ज़रूर विचार करें। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों, परिवार या जानने वालों को भी एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से फायदा होगा, तो उनके साथ इसे साझा जरूर करें। हम आभारी रहेंगे। आपका साथ हमें इस मिशन में मदद करता है, तथ्यात्मक संक्षिप्त खबरें आप तक पहुंचाना बिना किसी शोर शराबे के। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने आपके समाचार जानने के अनुभव में कुछ सकारात्मक जोड़ा होगा। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे और सुर्खियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए कि ये दुनिया सबके लिए एक बेहतर जगह बने।